नमस्कार, लेजी मैन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। 27 मार्च से 29 मार्च 2021 तक चलने वाले इस मतदान में बंगाल की जनता आखिर किसको चुनेगी, ये सवाल हर किसी के दिलो दिमाग में जरूर चल रहा है, लेकिन इसका उत्तर तो चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तो आखिर क्या इस बार भी ममता बनर्जी अपने अलग तरंग नारों से बंगाल के लोगों का दिल जीत पाएंगी, या फिर इस बार बीजेपी ममता दीदी से उनके बंगाल को छीन लेगी? ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इस बार मुस्लिम पार्टी के मैदान में उतरने से मुसलमानों के कंफ्यूजन का फायदा बीजेपी सरकार को होगा। अगर ऐसा हुआ तो टीएमसी को बड़ा नुकसान होते हुए जरूर नजर आ रहा है। इसी के साथ आइए बात करते हैं राजनीतिक सलाहकार मिस्टर सुनील मिश्रा जी से। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बंगाल चुनाव में टीएमसी की चुनौतियां क्या हैं? अगर आप देखेंगे बंगाल चुनाव में तो टीएमसी को इस बार दो चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो अगर आप पिछले 5-6 सालों में देखें, पूरे भारत में अगर जितनी भी विधानसभाओं की हम बात करें, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 5 साल में वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जा रहा है। आप अगर इसको थोड़े एक्सटेंसिव वे में देखें तो 2015 के बाद से 2017-18 तक भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी विधानसभा जीते, वो हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या ऐसे तमाम हिंदी भाषित प्रदेशों की बात कर लें, जहां पे भी चुनाव जीते वहां पे कोई और सरकार थी, उसको बदल के इन्होंने देखा। उसके बाद अगर क्या हुआ, अगर आप देखें 2018 के बिगनिंग में जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाने में बड़ी मुश्किल करनी पड़ी। मोदी लहर, शो कॉल्ड मोदी लहर, और उसके अलावा वहां की जो सीएम फेस थे वे भी एक्टिव थे। एक छोटा सा उदाहरण आप और लें कि पिछले गुजरात चुनाव को अगर आप देखेंगे तो गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। कहीं न कहीं कांग्रेस के नेताओं के बड़े बोल की वजह से बीजेपी सत्ता में आई। तो सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस के लिए तो चुनौती यह है कि 5 साल के बाद जो जनता विधानसभा चुनाव में लोगों को मैंडेट चेंज कर दे रही है, अगर वह फार्मूला वहां पे चलता है पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी पड़ने वाली है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी अगर देखें यूनाइटेड हिंदू वोटर्स की बात कर रही है। बीजेपी की टोटल प्लानिंग ये है कि 25 × 75, अगर 25 से 27% के करीब में मुस्लिम वोटर्स हैं तो वो एक तरफ हो जाए और हिंदू वोटर यूनाइटेड हो जाए। ऐसे कंडीशन में यूनाइटेड हिंदू वोटर्स की स्ट्रेटजी प्लस जो अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है विधानसभाओं में कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन वाली, ये दो चुनौतियां तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तीसरा कहीं ना कहीं ये है कि जिस तरह से अगर विधायक देखें चर्निंग हो रही है, टीएमसी के लोग, टीएमसी के सैनिक, टीएमसी के एक बड़े योद्धा भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, यह भी एक टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती है। और बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा के लिए क्या चुनौतियां हैं? देखिए क्या है कि भाजपा अभी अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी वहां पे माइक्रो लेवल पे नहीं है, कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे लहर बनाने की कोशिश कर रही है, हिंदू को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रही है। अभी आप देखेंगे 70 से 80% भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कैडर वहां पे हैं, बड़े लोग हैं, वो या तो वाम से आए हुए हैं या तो तृणमूल के आए हुए लोग हैं। तो पहली चीज तो यह है, भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से वहां पे नहीं चुनाव लड़ रही है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस से आए हुए लोगों पे अपने विचार थोप रही है। यह तो पहली चुनौती बीजेपी के लिए है। लेकिन इससे अलग दूसरी चुनौती क्या है, अभी चूंकि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, पिछले 10-15 सालों से, 20 सालों से ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन चला रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बनाए हुए थे, अब इन लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं वे टिकट के दावेदार हैं, जीते हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दो पहलुओं पे काम करना है। पहली, जो लोग आए हैं वे आपके विचारधारा को लंबे समय से मानने वाले लोग नहीं है, और जो आपकी विचारधारा लंबे समय से मान रहे थे उनको आप अन्यथा कर रहे हैं। इसकी ट्यूनिंग किस तरह बनाकर ग्राउंड में जो ऊपर की लहर चल रही है, यूनाइटेड हिंदू वोटर्स की बात कर रहे हैं, या ममता बनर्जी को लेकर जो आए दिन बयान पार्टी दे रही है, जमीन पर कितनी उतर पाएगी, यह एक यक्ष प्रश्न होगा। अभी की प्रारंभिक रुझान में अगर देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह से उसने ऊपर से लहर बनाई है, जमीन पे भी लहर बनाना पड़ेगा। तो कांग्रेस वाम ने जो गठबंधन किया है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसका क्या भविष्य है? देखिए क्या है कि अगर हम बात करें कांग्रेस और वाम दोनों कहीं ना कहीं जो है, लेफ्ट और कांग्रेस की बात करते हैं तो रसातल में जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। लेकिन पिछला चुनाव अगर आप देखते हैं बिहार में, जिस तरह से कहीं ना कहीं लेफ्ट की थोड़ी वापसी सी दिख रही है, या अभी कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि लेफ्ट के साथ अगर कांग्रेस मिल जाती है तो जो 2-3-4% पे जाने वाली थी, ये 7-8% पे जा सकती है।
मुझे लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है कहीं न कहीं इससे नुकसान ममता बनर्जी को होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस का मतदाता बीजेपी का नहीं था, या बीजेपी माइंडेड जो वहां पे अभी अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में इनसाइड एंड आउटसाइडर की भी बात हो रही है, बाहरी और स्थानीय की भी बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन से नुकसान जो दिख रहा है वो ममता बनर्जी को दिख रहा है। सर, जैसे कि शिवसेना ने ममता सरकार को समर्थन देने की बात कही है, वहीं वाम कांग्रेस गठबंधन एक गंभीर मोड़ लेता दिख रहा है। तो दूसरी ओर एनसीपी सहित अन्य दल इस बात के समर्थन में है कि भाजपा को हराने के लिए चुनिंदा सीटों पर फ्रेंडली फाइट पर विचार होना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो फ्रेंडली फाइट की आपने बात किया था, बिल्कुल गठबंधन अभी पूरी तरह से कोशिश करेगा, क्योंकि आप देखेंगे विपक्ष जो है एक संगठित होकर कहीं न कहीं किसान मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए प्रयासरत है। मुझे लगता है कि यही विपक्ष का गठबंधन कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल में भी कोशिश कर रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हो जहां पे कांग्रेस या वाम दल अपने उम्मीदवार न उतारें, और उसी को लेकर वो हम राजद की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें या शिवसेना की। लेकिन मुझे लगता है कि वो शिवसेना हो, एनसीपी हो या राजद हो, इनका जमीन पे कोई जुड़ाव नहीं है। तो ये ऊपर की बातें हो सकती हैं, एक कहीं ना कहीं एक मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन इसका जमीनी धरातल पे कोई सच नहीं है। अभी जो फाइट है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच रहने वाली है। सर, जैसे कि आपने बताया कि जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्या है कि पिछले अगर आप देखेंगे 7-8 सालों से या इससे पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। कांग्रेस के एक नेता ने इसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बार कहा था कि जब चुनाव आने वाला होता है तो एक पार्टी छोड़कर लोग दूसरे पार्टी की तरफ दामन थामने लगते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में भाजपा की अच्छाई कह लें या बुराई कह लें, यह स्पीड अप कर दिया है। जो कहीं न कहीं पार्टी छोड़ने का, जोड़ने का, पकड़ने का ये सिलसिला था, ये स्पीड अप हो गया है। मुझे लगता है कि नो डाउट इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका एक मानसिक प्रभाव भी होता है कि जो जीता हुआ विधायक होता है, जो आपका मंत्री होता है, वो शुभेंद्र अधिकारी की बात कर लें, ऐसे तमाम लोग जो है कहीं न कहीं, जितेंद्र तिवारी अभी जो लेटेस्ट आए हैं, तो मुझे लगता है इसका प्रभाव पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो जमीनी धरातल पे कमजोर थी, उसको बड़े नेताओं के आने से एक मदद मिलेगी। सर, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जो भाजपा है वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दहाई से ऊपर नहीं जा पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपना जो उनका प्रोफेशन है वो छोड़ देंगे। देखिए, क्या है, प्रशांत किशोर तृणमूल कांग्रेस के साथ पिछले 1-1.25 साल से काम कर रहे हैं। दो चीजें आपको समझनी होगी। जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए। चुनाव के बारे में आपको पता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नई परिस्थितियां आती हैं। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले चुनाव की गति डिसाइड होती है कि चुनाव किधर जाता है। 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले कोई सो कॉल्ड अगर अपने आप को रणनीतिकार बोलता है और वह इस तरह की बातें करता है, तो मुझे लगता है कि रणनीतिकार धर्म के विरुद्ध है। सबसे पहली चीज तो आप बाबा की तरह भविष्यवाणी कर रहे हैं। क्या आप कोई बाबा है जो आप बोल रहे हैं कि दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेगी? क्या आपको पता है कि अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में या अगले 1 महीने में कितने बदलाव होने हैं? क्या आपको पता था कि शुभेंद्र अधिकारी से लेकर और जितेंद्र तिवारी तक तमाम ऐसे लोग हैं जो आपकी एग्जिस्टिंग सत्ता में है, विधायक हैं और पार्टी छोड़कर चले जाएंगे? तो मुझे लगता है तो प्रशांत किशोर के साथ एक सबसे बड़ी खामी आप कह लें कि जो प्रिडिक्शन है उनका, वो गलत समय पे आ जाता है। क्योंकि प्रिडिक्ट आप अगर किसी बेस के आधार पे कर रहे हैं, किसी एनालिसिस के आधार पे कर रहे हैं, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जहां पे समीकरण दिन पर दिन बदल रहे हैं, वहां पे इस तरह की प्रिडिक्शन करना एक बाबा वाली करने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की ये भूल है। अगर वो एक स्टेटमेंट के आधार पे कह रहे हैं कि मैं अपना जो है करियर छोड़ दूंगा, चीजें छोड़ दूंगा, आप समझिए एक चुनावी सलाहकार का जो सबसे पहला काम है वो पर्दे के पीछे। मैं लंबे समय से इस अपने कहीं ना कहीं मान के चलें कि राजनेताओं की सलाहकार में जुड़ा हूं, तो सलाहकार का काम पर्दे के पीछे है। आप क्या करें, क्या ना करें, मतदाताओं के मन को कैसे बदलें या आप अपने पक्ष में कैसे करें। लेकिन अगर आप मंच पे आके खुद ही युद्ध करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि यह रणनीतिकार धर्म नहीं है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर आप महाभारत का परिप्रेक्ष्य देखें तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण क्या थे? एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे थे, रणनीतिकार के तौर पे थे। उन्होंने ऐसा तो हुआ नहीं कि खुद युद्ध लेकर करना शुरू कर दिया और बोला अर्जुन अब तो पीछे बैठ। तो मुझे लगता है यह उनकी भूल है और उनको ही विल रियलाइज वेरी सून दैट ही डिड अ मिस्टेक। शुक्रिया सर, लेजी मैन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।